स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ या एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने अभी तक बातें सारी कर चुकी थी लास्ट वीडियो में कि वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो एक फोटोन के पास होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। मिनिमम एनर्जी थी फाई, उसके करस्पॉन्डिंग एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात हमने करी थी। ऐसे ही जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है उसमें से अगर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग गई तो जो बची हुई एनर्जी थी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती थी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग अपन लिख पाते थे एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं कि किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है और इस पे क्या क्या चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, जो सेटअप रहता है वो सेटअप कुछ ऐसा है कि एक यहाँ पे ट्यूब आपने ले रखी है। इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपने यहाँ पे एक कैथोड प्लेट लगा रखी है। ये कैथोड प्लेट वो वाली प्लेट है जिससे अपने को इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाना है। ये वो मेटल है जिससे अपने को इलेक्ट्रॉन एमिशन करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक पाथ दे रखा है जिससे आप फोटोन्स का बम्बार्डमेंट इस पे कर रहे हैं, मतलब लाइट आप यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं इस प्लेट पे। इस प्लेट पे जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो फोटोन्स इस पे आके टकरा रहे हैं और अगर फोटोन्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे दिख सकता है। ये बात क्लियर है अभी तक? सामने आपने एक प्लेट लगा रखी है जिसे आप एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है बात। अब जो कनेक्शन कर रखे हैं वो कैसे कर रखे हैं? हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए इन दोनों कैथोड और एनोड के बीच में, और एक अमीटर लगा रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और यहाँ तक पहुंचेंगे तो एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ पहुंचा, उसके बाद वायर में इस तरीके से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो जब ये होगा तो हम बोलेंगे कि अच्छा भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी यहाँ पे बह रहा है। ऐसा अपना पूरा सेटअप है। ठीक है, इससे पैरेलल आपने यहाँ पे एक स्विच और एक वेरिएबल बैटरी, ये दो चीजें आपने लगा रखी हैं। ये बैटरी वेरिएबल, ये जब भी साइन आएगा मतलब वेरिएबल का साइन है, तो अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को लगातार चेंज कर पाएंगे। ये एक स्विच यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, ऐसा एक पूरा सेटअप है। अब जब ये स्विच ओपन है तो इस वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा दीजिए आप पूरा। ठीक है, बचा कौन सा आपके पास सेटअप? ये सेटअप आपके पास पूरा बचा हुआ है। इधर ट्यूब है और ये सेटअप आपके पास है। इस सेटअप में अगर अपन बात करें तो जो फोटोन्स यहाँ पे आए हम जानते हैं कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। इसका मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए तो किसी वेलोसिटी के साथ बाहर निकले होंगे और इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। अब जब चलना शुरू हो गए तो हो सकता है एनोड तक पहुंच जाएंगे। अगर एनोड तक पहुंच गए तो अपने को एक करंट यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, वो करंट जो होगा वो बहुत छोटा होगा करंट, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि जितने फोटॉन्स यहाँ पहुंच रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ निकलते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी लॉस हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं वो कुछ ही इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो यहाँ तक पहुंचेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग अपने को यहाँ पे करंट मिलेगा। ठीक है, अब अपन इसमें करते हैं वेरिएशंस। वेरिएशन क्या है? एक्सपेरिमेंट अब अपना शुरू करते हैं। अपन ने स्विच क्लोज कर दिया अब। ठीक है, ये स्विच क्लोज कर दिया और जो V है वो अभी जीरो पोटेंशियल पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है बात? तो अगर ऐसा है, स्विच जैसे क्लोज किया तो हम जानते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग एक करंट यहाँ फ्लो होना शुरू हो चुका है। ठीक है, करंट बहुत छोटा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो इसकी वजह से बाहर आते हैं वो बहुत कम एनर्जी के साथ बाहर आते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा होगा, कोई धीरे धीरे पहुंच रहा होगा, कोई तेज पहुंच जाएगा। ऐसे रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच रहे होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग बहुत छोटा करंट अपने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे
इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो आपने बैटरी बाहर लगा रखी है, ये पोटेंशियल अपन इंक्रीज करते हैं। पोटेंशियल इंक्रीज करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिल गया। इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पॉजिटिव की तरफ भागना चाहेगा। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला था उसको ये एनोड ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत भाग के यहाँ तक पहुंचेगा। ये बात क्लियर है। तो हुआ क्या था, जब आपने बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दे रखा था, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाहर निकल निकल के सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि इनके पास बहुत एनर्जी तो थी नहीं कि वो यहाँ तक पहुंच पाते। जिनके पास एनर्जी थी वो यहाँ तक पहुंच गए, जिनके पास एनर्जी नहीं थी वो यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए। ठीक है, इस प्लेट से बाहर आए, बाहर आके यहाँ इकट्ठे हो गए। इस इकट्ठे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड या स्पेस चार्ज। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड या स्पेस चार्ज जो है, यहाँ से एक नया इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आते ही क्या इन सबसे टकराएगा, तो एनर्जी लूज कर देगा। एनर्जी लूज करेगा तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, करंट बिल्कुल मिनिमम रहेगा। अब जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, ये अभी तक जब स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस था तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे जो इस पे लगने वाला फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस इंक्रीमेंट की वजह से जितना भी स्पेस चार्ज यहाँ पे, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, ये सारे के सारे इस तरफ भागना शुरू कर देंगे। जब इस तरफ भागना शुरू कर देंगे तो करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट का बढ़ना कब होता है, जब ज्यादा चार्ज फ्लो हो। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तो सब इधर फ्लो होना शुरू हो गए, मतलब करंट अब बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे आपने वी बढ़ाया वैसे वैसे करंट इसका इंक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन एक बात अपन ने देखी कि जैसे जैसे करंट बढ़ा, ये इसका ग्राफ बनाया आपने करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का, तो जो पोटेंशियल जैसे जैसे आपने बढ़ाया वैसे वैसे करंट इंक्रीज हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद करंट बिल्कुल फिक्स हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अब भले इंक्रीज करते रहो, करंट इंक्रीज नहीं हो रहा, करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू वहां पे आपको मिल गई। ग्राफ क्लियर है। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, ये जीरो था, तब भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही पा रहे थे, हालांकि बहुत छोटा करंट था, तो ग्राफ जीरो से नहीं होगी, यहाँ से शुरू होगा करंट के लिए। फिर जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे तो करंट अपना बढ़ जाएगा। लेकिन एक पोटेंशियल डिफरेंस के बाद आप चाहे इंक्रीमेंट करते रहो, करंट फिक्स हो गया। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपने इसको इंक्रीज किया तो ये सारा जो स्पेस चार्ज था वो यहाँ पे फ्लो हो गया। ठीक है, अब आप इसको और इंक्रीज कर रहे हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं वो सारे यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं लगातार। ठीक है, अब यहाँ बीच में कोई चार्ज बचा ही नहीं, सारे इधर पहुंच गए। आपने पोटेंशियल इतना बढ़ा चुके हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुके हैं। अब सोचो जो नया इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उसको कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपने बहुत ज्यादा लगा रखा है, तो सीधे भाग के पहुंच जाएंगे इस प्लेट पे और करंट चलता रहेगा। आपने जो ये इंटेंसिटी दे रखी है यहाँ पे, जो भी स्लाइड की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे आपने फिक्स कर रखे हैं। इतने ही फोटोन्स इस टाइम पे यहाँ पे आ रहे हैं। जितने फोटोन आ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो भी फिक्स है। अब आपके पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बढ़ा देने से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे क्या? नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड करता है कि कितने फोटोन्स यहाँ के स्ट्राइक कर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी बढ़ा दीजिए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं उतने ही निकलेंगे। और एक बार आपने ये पूरा पाथ खाली कर दिया उस पोटेंशियल पे, यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सीधा यहाँ तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चाहे आप पोटेंशियल इंक्रीज भी कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ने वाले हैं नहीं, इसलिए वो करंट कांस्टेंट हो जाता है एक टाइम बाद या एक पोटेंशियल डिफरेंस अचीव करने पे। क्लियर है? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अचीव हुआ है इसे हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज। और इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो आपको यहाँ करंट मिला है उसे कहा जाता है सैचुरेशन करंट।
ठीक है, ये दो बातें यहाँ से आई गेस आपको सारी क्लियर है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब फोटोन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इस पे आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड तक पहुंचेंगे, एक सर्किट कंप्लीट होगा और थोड़ा सा करंट फ्लो होना होगा, शुरू हो जाएगा। अब आपने नीचे स्विच क्लोज किया, जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम था तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट तक पहुंच पा रहे थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां बनना शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉन जब बाहर आए तो दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच सके, ट्यूब में ही वो सारे इकट्ठे हो गए। जैसे जैसे आपने पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे वो क्लाउड एनोड तक पहुंच गया। इसका मतलब ये ट्यूब पूरी खाली हो गई। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू पे ये ट्यूब पूरी खाली हो चुकी है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकलेगा वो सीधा सीधा एनोड तक पहुंच जाएगा। ये पोटेंशियल जो कहलाता है वो कहलाता है पिंच ऑफ वोल्टेज, क्योंकि इसके बाद आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते भी हैं तब भी करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, करंट मैक्सिमम पहुंच चुका है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ फोटोन पे डिपेंड करता है और वो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। क्लियर बात? तो ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज। ऐसा करंट जो मैक्सिमम यहाँ पे हो गया वो कहलाता है सैचुरेशन करंट। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब आपने इसमें एक चेंज और किया। अब आपने क्या किया, ये जो फोटोन ऊपर से आ रहे हैं इसकी इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी। ये जो फोटोन आ रहे हैं ना इसकी इंटेंसिटी आपने इंक्रीज कर दी। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटोन्स वो इंक्रीज हो गए। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उसका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा फोटोन आ रहे हैं। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाहर आ पाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इजेक्ट होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इंक्रीज हो गए तो ये करंट भी अब पहले से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो देखिए अब जो ग्राफ बनेगा इसका, वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से कि ये जो इंटेंसिटी थी ये I1 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया हुआ था। दूसरा जो ग्राफ है वो I2 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ है, जहां पे I2 इज मोर देन I1। तो हमने बोला कि जो करंट इंक्रीज हुआ तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने जीरो दे रखा था बाहर की बैटरी से, तब भी इलेक्ट्रॉन पहले से तो ज्यादा बाहर निकल रहे थे, तो ऑब्वियसली जो छोटा करंट है वो भी पहले से तो ज्यादा होगा, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट बढ़ता है, इसमें भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पिंच ऑफ वोल्टेज को अगर दोनों के कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं वहां पे उस वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा अगर हो जाएगा तो उसको खाली करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने को ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो ज्यादा लगाना पड़ रहा है वो यहाँ पे आपको बता रखा है Vp2 which is more than Vp1. This pinch of voltage for second is more than pinch of voltage for the first. क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, जो करंट आएगा वो भी ज्यादा आएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं। तो जो सैचुरेशन करंट मिलेगा आपको वो भी IS2 इज मोर देन IS1। तो अगर इंटेंसिटी आप इंक्रीज करते हैं तो सारी चीजें यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, करंट जो सैचुरेशन आएगा वो भी ज्यादा होगा, जो पिंच ऑफ वोल्टेज 2 के लिए आएगा वो भी ज्यादा आएगा वन के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें अच्छे से? पक्की बात? ठीक है, जितनी बातें मैंने बोली हैं वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? ये सारी बातें हो गई जो अपन ने अभी तक एक इस कॉन्सेप्ट में पढ़ी कि फोटो इलेक्ट्रिक जो ये सेटअप है कैसे काम करता है। इसमें अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ इंटेंसिटी को भी अगर वेरी कर दें तो ग्राफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे, ये दो बातें अभी तक हमने करी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच रहे थे एनोड तक,
जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उस एनोड तक पहुंचे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस बारे में अपन बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अपन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड। अब अपने को ये बात तो समझ में आ गई भैया कि यहाँ जो कैथोड से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन वो यहाँ तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं हम जानते हैं, जो मैक्सिमम निकल सकता है वो वी मैक्स से निकल सकता है, और एक मिनिमम जो निकल सकता है वो जीरो से निकल सकता है। ये दो बातें हम जानते हैं कि इनकी स्पीड कितनी हो सकती है। मिनिमम जीरो, जस्ट बाहर आके खड़ा हो गया, जब इसको जो एनर्जी मिली वो जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन है। और दूसरी वी मैक्स से निकल सकता है अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसके पास है तो। और हमें ये भी पता है कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी का। अगर एक चार्ज v पोटेंशियल डिफरेंस पे ट्रैवल करता है तो हम जानते हैं उसके पास एनर्जी आ जाती है q इंटू वी के बराबर। ठीक है, तो जो मिनिमम यहाँ जब पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, तो जिस स्पीड से टकराएगा, लेट्स से ये अगर u थी, तो यहाँ अगर v से टकराता है, मैं इसको u मैक्स बोल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल स्पीड बोलते हैं और फाइनल स्पीड वहां बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स, ठीक है, इट्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, कि जस्ट बाहर आके खड़ा हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन रीचेज द एनोड, मतलब सामने वाली प्लेट पे जब पहुंचता है, देन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इट हैज एनर्जी ऑफ Q into V, which is E into V in this case। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में इसके पास होगी, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसके पास होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचा, जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ चला था, वो जब वहां पहुंचेगा तो ये जो Q इंटू वी या E इंटू वी जो इसकी एनर्जी है, ये की पूरी इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रही होगी, हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में। एक तो ये बात होगी। ठीक है, दिस इज वी मिनिमम, जो वहां पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, वहां पहुंचते पहुंचते इसके पास फाइनल वेलोसिटी इतनी बराबर हो जाएगी। अच्छा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन की अपन बात करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर ऐसा है तो जब ये एनोड पे पहुंचेगा, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रीचेस एनोड, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो इसके पास पहले से थी, प्लस ई इंटू वी इसको और मिल गई। क्या ये इसकी हो जाएगी अब वहां वाली स्पीड। क्लियर है बात यहां तक, हाफ ई मैक्स स्क्वायर। ये जो दो आपके पास चीजें मिली हैं, हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमेशा इन दोनों के बीच की होगी। मैं इसको एक V1 और V2 कर लेता हूं ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। दिस इज V1, दिस इज V2, दो केसेस अपन बात कर रहे हैं। ये होता है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, जिससे ये बाहर निकलता था, प्लस ई वी इज इक्वल टू हाफ एम V2 स्क्वायर। ये आपका आ गया दूसरा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेगा, उसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उस एनोड पे पहुंचते पहुंचते होगी, वो इन दोनों के बीच में होगी। क्योंकि अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आया कि जस्ट बाहर आके खड़ा हो गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है उसकी वजह से वो वहां तक पहुंचेगा और उसके अकॉर्डिंग इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सोचिए अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ऑलरेडी निकला था, यहाँ से ऑलरेडी इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, और फिर ये वी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पहुंचते पहुंचते उसके पास ईवी एनर्जी और आ गई, तो जो टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो इन दोनों का सम हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पहुंचेगा। और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो या तो मिनिमम काइनेटिक के साथ से मैक्सिमम के बीच में किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले होंगे, उनके लिए जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहुंचती पहुंचती होगी वो इन दोनों के बीच में हो जाएगी। या अगर इनकी स्पीड देखें तो V1 और V2 के बीच की इनकी स्पीड से वहां पे पहुंचने वाले हैं। ये बात क्लियर है अच्छे से। तो बस आपको ध्यान ये रखना है, इन्हीं चीजों में खेलना है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल और इनिशियल। क्योंकि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V का है तो प्लस EV यहाँ पे साथ में और हो जाएगा। ये आपकी चीजें हो जाएंगी सारी। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है प्लस EV विल गिव यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
इनिशियल अगर 0 है तो ईवी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और इनिशियल अगर मैक्सिमम है तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इस बार कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा रखा था यहाँ नीचे, उसको अगर आपने रिवर्स कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इस बार ये जो साइन है ये पॉजिटिव का है और दिस इज नेगेटिव। क्लियर है, ये पॉजिटिव है और दिस इज नेगेटिव। ऐसा इस बार चेंजेस आपने कर दिया। ओके, अब सोचो कि वही प्लेट है, ये इस बार कैथोड है, इस बार कैथोड पॉजिटिव हो गई और एनोड इस बार नेगेटिव हो गया, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब सोचो लाइट इस पे आई, फोटोन्स इसने एब्जॉर्ब किया, ऑब्वियसली लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकले, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के जाना चाह रहा था यहां तक, लेकिन क्योंकि ये प्लेट खुद पॉजिटिव है तो क्या इलेक्ट्रॉन पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, एक रिटार्डेशन इसको मिलेगा, और ये भी नेगेटिव है, ये भी इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जाना चाह रहे थे इस डायरेक्शन में, उन पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पॉसिबिलिटी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ पे निकला ही था वो तो यहीं रह जाएगा, इसी प्लेट पे रह जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो ये आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वैसे भी पीछे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये तो यहीं टिक गया। ठीक है, अच्छा कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ स्पीड से ऐसे निकले होंगे, लेकिन क्योंकि लगातार पीछे की तरफ एक फोर्स इन पे लग रहा है तो धीरे 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 इनकी स्पीड कम हो जाएगी और घूम के वापस पीछे की तरफ आ जाएंगे। क्लियर है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो कि वो स्पीड कम करते 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 भी यहां तक पहुंच जाए, एनोड तक पहुंच जाए। ऐसे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली काफी होगी, काफी इतनी कि वो इस पूरे ऑब्स्टिकल को या जो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको पार कर जाए और एनोड तक पहुंच जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको करंट मिल जाएगा, पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, ये बात तो हम जानते ही हैं। क्लियर है, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन तो नहीं है करंट फ्लो करवाने के लिए, इसलिए हम कहेंगे कि करंट जो फ्लो होगा यहाँ पे बहुत कम फ्लो होने वाला है। इस केस में अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ पे हम आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुंच रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा उसके पास एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें से माइनस क्यू ई या क्यू वी के बराबर एनर्जी कम हो जाएगी, और उस एनर्जी के साथ वो फाइनली दूसरी जगह तक पहुंच पाएगा। तो यहां से मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आता है। ठीक है, इस बार ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब इस तरफ जब चलेगा तो माइनस क्यू वी के बराबर यहाँ पे एक एनर्जी इसको मिलेगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि इसको अपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब ये फाइनली यहाँ तक पहुंचेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस ई वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ऐसा लिखा सकता है कि अगर ये हो गया हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर माइनस ई इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ अगर ये v1 स्पीड से पहुंचता है तो इस तरीके से एक इक्वेशन इसके लिए आप लिख सकते हैं, या v फाइनल बोल दीजिए, से फाइनल स्पीड जो यहाँ पहुंचेगा दिस विल बी द v फाइनल स्क्वायर। क्लियर है बात। तो हम ये बात तो समझ गए यहाँ पे कि भैया काइनेटिक एनर्जी जो है या इसकी टोटल एनर्जी जो है वो उस डायरेक्शन में जाते जाते कम हो जा रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस ईवी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके चलेंगे वही ये पूरी चीज को पॉजिटिव बना सकते हैं। ये अगर ईवी से ज्यादा है तभी ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव बन पाएगी, मतलब तभी वो फाइनल वेलोसिटी उसके करस्पॉन्डिंग मिल पाएगी। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी
मतलब इसकी अगर टोटल एनर्जी वहां पहुंचते पहुंचते पॉजिटिव है तो ये उस एनोड पे टच कर लेगा और करंट में मदद कर देगा। लेकिन अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, जैसे इस केस में यहाँ पे हो रहा था, ये घूम के वापस आ गया, क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वो ईवी से कम थी। तो जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ के जीरो हो गई तब तक ठीक है, उसके बाद ये फिर घूम के वापस आ गया। क्लियर? इसी से अपन आगे रिलेट करते हैं कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि कितना पोटेंशियल लगाया जाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक नहीं पहुंच पाए। तो बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है भाई, हमने ये बात तो देख ली कि अगर रोकना है तो उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है माइनस ईवी अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना इसमें हिसाब क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल जब यहां से जो कि नेगेटिव है, सॉरी जो कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं अगर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ भी निकले ना, तब भी वो घूम के जस्ट वापस आ जाए, वो एनोड को टच ना कर पाए, ये अपने को पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चाहिए वी नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो कि वो घूम के वापस आ जाए, वहां पे एनोड पे टच ना कर सके, ऐसा अपने को पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हैं, तो भाई हम जानते हैं कि जब तक इसके पास टोटल एनर्जी रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही टोटल एनर्जी जीरो होगी ये स्पीड जीरो हो जाएगी और फिर से जिधर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ पहुंचे जस्ट इस पोजीशन पे, तो इसकी टोटल एनर्जी जो है वो जीरो हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे एक पल के लिए रुकेगा, फिर अपने पाथ को फिर से रिट्रेस कर लेगा, पीछे आ जाएगा। अगर ऐसा करना है तो हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है माइनस ई वी नॉट शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पहुंचते पहुंचते अगर रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये अपने पास इक्वेशन बननी चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं दिस ई वी नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। दिस ई वी नॉट इज इक्वल टू, कितनी होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा होता है। या इसका भी लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, या अगर वी नॉट लिखना है तो लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई ई के बराबर। क्लियर है? या अगर काइनेटिक एनर्जी वैसे लिखनी है आपको हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म में, तब भी लिख सकते हैं दिस वी नॉट विल बी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ये जो पोटेंशियल कहलाता है ये कहलाता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है बात? दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। दिस वी नॉट हियर इज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी बातें? अब इसके लिए अगर अपन ग्राफ देखें तो देखिए ग्राफ क्या बनेगा। जो हमने पहले वाला ग्राफ बनाया था वो था ऐसा, जब आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे थे पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में मतलब ये प्लेट थी नेगेटिव, ये प्लेट थी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए एक मददगार ये था, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर पा रहे थे और करंट बढ़ रहा था। तो जब ऐसा ग्राफ बनाया था आपने तो ग्राफ बना था कुछ ऐसा कि एक पोटेंशियल जिसको आपने पिंच ऑफ पोटेंशियल बोला था, उसके बाद जाके करंट स्टेशनरी हो गया था जिसको आपने सैचुरेटेड करंट बोला था। ये ग्राफ था पॉजिटिव साइड का। अब इस बार आपने पोलैरिटी को चेंज कर दिया है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर दिया है, तो अपन इसी ग्राफ में इसको रिवर्स वोल्टेज में बताते हैं, पीछे की तरफ इसको बताते हैं। पोलैरिटी चेंज कर दिया मतलब वी अब नेगेटिव डायरेक्शन में अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, अब जब वी जीरो था तो ये इनिशियल कुछ करंट फ्लो हो रहा था। अगर एक ही इंटेंसिटी की बात करते हैं, चलिए एक ही ग्राफ की बात करते हैं अपन, तो करंट कुछ फ्लो हो रहा था। अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाया था तो ग्राफ करंट बढ़ा था और फिर सैचुरेटेड हो गया था। लेकिन अगर नेगेटिव अपोजिट पोलैरिटी करके आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो अभी हमने देखा कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं रहेंगी, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस वजह से करंट लगातार कम होता जाएगा और एक समय आएगा जब करंट जीरो हो जाएगा। वो किस पोटेंशियल पे होगा? दिस वी नॉट इज कट ऑफ पोटेंशियल, जो अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, जब करंट जीरो हो जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यहाँ के जीरो जब हो जाएगी
तो हम बोलेंगे कि ये जो पोटेंशियल है इस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो टोटल करंट यहाँ हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, दिस इज रिवर्स वोल्टेज, अपोजिट डायरेक्शन में चला। इस वी नॉट को बोलते हैं अपन कट ऑफ वोल्टेज। क्लियर है बात यहाँ तक अच्छे से? अच्छा, अगर इसी को अपन कंपेयर करें इंटेंसिटी के साथ कि इस बार आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, तो करंट का ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, हमने भी देखा था। और अगर आप पॉजिटिव वे में पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। इसके लिए जो पिंच ऑफ वोल्टेज आता है वो भी थोड़ा ज्यादा आता था। लेकिन अगर अपोजिट की बात करें, इस बार भी करंट फाइनली जीरो हो रहा है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे आके जीरो हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट, देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि फोटोन जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का आ रहा है या वर्क फंक्शन कितना है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी में तो कोई चेंज हुआ नहीं, फोटोन की एनर्जी तो अभी भी उतनी है। जिस मेटल से निकल रहा है उसका वर्क फंक्शन अभी भी उतना है। तो वी नॉट में कोई चेंजेस नहीं होता इंटेंसिटी चेंज करने से। इंटेंसिटी से सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े, एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी। जब फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम थी, अब चाहे इंटेंसिटी आप कुछ भी रख लो, वो तो उतनी ही एक फोटोन के लिए। जब उतनी ही है तो वी नॉट भी आपको उसके करस्पॉन्डिंग सेम ही मिलने वाला है। तो इंटेंसिटी चेंज करने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई डिफरेंस नहीं आता, वो दोनों केसेस में आपको सेम ही मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो ये आपकी चीजें हुई रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से, कि इसमें आप क्या क्या वेरिएशन कर सकते थे और उसके क्या क्या इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखते हैं। इस केस में हमने इंटेंसिटी की बात कर ली। अगर ऐसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं, जो फोटोन इंसिडेंट लाइट की फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर उसको चेंज करता हूं तो क्या चेंजेस होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपके पास ग्राफ है वो बता रहा है आपको कि अगर अपन फ्रीक्वेंसी को चेंज करें इंसिडेंट लाइट की तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं भैया कि अगर अपन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ई जो है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने इस बार इंक्रीज कर दी। तो हम कह सकते हैं कि E2 इज मोर देन E1। वर्क फंक्शन अभी भी सेम है। इसका मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस सेकंड केस में मिलेगी वो ज्यादा होगी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको फर्स्ट केस में मिल रही थी। ये बात भी क्लियर है। और अगर ऐसा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यहाँ पे ज्यादा यूज करना पड़ेगा जो कि फर्स्ट केस में करना पड़ रहा है। तो बस यही बात यहाँ पे ग्राफ में भी बताई गई है कि क्योंकि इस बार हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ चुकी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मतलब हर फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी, हर फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है वो भी इंक्रीज हो गई। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इस बार रोकने के लिए भी ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो VO2 है वो मोर देन है VO1 से। और ऑब्वियसली ये नेगेटिव डायरेक्शन की बात हो रही है, अपोजिट पोटेंशियल अपन लगाते हैं, इसलिए इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात? हालांकि इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस तरफ अभी भी वही रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं बढ़ते, नंबर ऑफ फोटोन्स तो उतने ही है। तो एक फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे थे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बोल दिया कि ठीक है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे वो अभी भी उतने ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। एक फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो ठीक है, मान लीजिए अब ज्यादा तेजी से बाहर आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उतने ही बाहर आने वाले हैं अभी भी। अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो करंट यहाँ पे था वो तो सेम ही रहने वाला है दोनों केसेस में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से आपको जो मैक्सिमम करंट मिलना है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे। तो दोनों ही केसेस में जो टोटल चार्ज फ्लो होगा वो तो सेम ही रहने वाला है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि भैया जब आपका पिंच ऑफ वोल्टेज आ जाएगा उसका जो सैचुरेशन करंट आएगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है बात? तो सारे आपको ग्राफ्स यहाँ पे बहुत ध्यान से रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर इनके ग्राफ बेस्ड बनते हैं। आपसे ये वेरिएशन ही पूछता है कि भाई दो केसेस हैं, इसमें ये वेरिएशन कर दिया, उसमें वो वेरिएशन कर दिया, तो बताइए क्या रिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्टली ऐसे इसमें आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, एक ग्राफ जो आपके पास और दे रखा है वो दे रखा है कि कितना पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने फ्रीक्वेंसी के साथ, ये न्यू है,
फ्रीक्वेंसी के साथ इसका वेरिएशन कैसे होगा, ये बात यहाँ पे देखी गई है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन ये देखा गया है। तो हमने देखा कि जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे उसके केस में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। ये बात अभी हमने देखी। किस तरीके से वेरी करता है, अगर इक्वेशन अपन देखना चाहें तो इक्वेशन इसकी सीधे सीधे लिखी जा सकती है। भाई अपन जानते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कैसे लिखा जाता है, E इंटू वी नॉट इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या इसको लिख सकता हूँ E इंटू वी नॉट इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन होता है H इंटू न्यू के बराबर, और फाई होता है H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। अगर यहाँ से आपको पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो आप लिखेंगे एच न्यू माइनस एच न्यू टी एच बाई ई के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन कैसी हो गई? दिस इक्वेशन इज, अगर आपको इसको पूरा लिखे तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू टी एच बाई ई के बराबर। इक्वेशन कैसी हो रही है? y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के बराबर। ठीक है, ऐसा एक इक्वेशन यहाँ से बन रही है आपके पास, जहां पे v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ग्राफ बनाना है, ये x हो गया, स्लोप इसका हो गया h बाई ई के बराबर, और ये आपका हो गया इंटरसेप्ट विच इज नेगेटिव। तो यही सारी चीजें यहाँ दिखा रखी है ग्राफ में। जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा विद कांस्टेंट स्लोप h बाई ई के बराबर, tan थीटा h बाई ई दे रखा है। जो इसका इंटरसेप्ट बनेगा वो बनेगा h न्यू थ्रेशोल्ड बाई ई, और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये सारे वेरिएशंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आपके सामने इक्वेशन बनती है, इसको अगर मैं लिखूं ऐसा, दिस हाफ m v max स्क्वायर इज इक्वल टू e v नॉट, या इज इक्वल टू h टाइम न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड। ये जो आपके पास इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी पे बनेंगे हमेशा, तो ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। हाफ वी मैक्स स्क्वायर मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई वी नॉट के बराबर, वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और ये कैसे निकाल सकते हैं? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये दोनों बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो रिलेशन है आपके पास, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी पे बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो वेरिएशन इस तरीके के सारे हो गए। देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हिच इजेक्ट्स, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू आपको कैलकुलेट करना है, व्हिच इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस फुल्ली स्टॉप बाय रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट्स। वी नॉट आपको दे रखा है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिंस इन दिस मेटल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दे रखी है 6 इंटू 10⁻14, क्योंकि इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिन हो जाता है। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल, फाई आपको पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है क्या करना है, ये दो चीजें गिवन है, इन दो चीजों से अपन क्या निकाल सकते हैं? पहले तो वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, फाई कितना होता है एच सी बाय न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा, आई एम सॉरी, वो लैम्डा के केस में होता है एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन, वो होता है एच सी बाय लैम्डा, तो ये हो जाएगा एच इंटू न्यू। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, और ये आपको दे रखा है न्यू 6 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से जो वर्क फंक्शन आपको मिलता है वो आपको मिलता है 3.978 इंटू 10⁻19 जूल्स। ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ पे वर्क फंक्शन, तो एक तो आंसर आ गया। दूसरा आपसे पूछा है कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस लाइट की सच दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट हो जाए। तो हम जानते हैं भैया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के करस्पॉन्डिंग लिखा जा सकता है इसको E इंटू वी नॉट के बराबर, ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी है अगर वो देखना है अपने को, तो E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, वी नॉट दे रखा है आपको 3 वोल्ट। ठीक है, या अपन अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में भी लिख सकते हैं। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो हो जाएगी E इंटू वी नॉट के बराबर। E को E रहने दीजिए, वी नॉट को लिख लीजिए 3 वोल्ट। हम जानते हैं E इंटू वी, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको जूल में अगर लिखोगे तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये आपको मिल जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁹ जूल्स के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल गई, वर्क फंक्शन मिल गया। ये दो चीजें मिलने से अपने को क्या मिल जाएगी अब, एनर्जी ऑफ फोटोन। क्योंकि अपन जानते हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन के बराबर। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन आपको मिल जाएगा के मैक्स प्लस फाइव। कितना हो जाएगा ये, 4.8 इंटू 10⁻⁹ प्लस 3.978 इंटू 10⁻⁹। ये आपको मिल रहा है यहाँ से, ये चलिए ठीक है, जो भी ये आपको मिलेगा ई मिल गया। तो आपको पता है ई को कैसे लिख सकते हैं, एच इंटू न्यू के बराबर। तो यहाँ से आपको न्यू मिल जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एच विच इज 6.63 इंटू 10⁻34। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा न्यू के केस में। क्लियर है, ई बाय एच से आप ये निकाल सकते हैं। ई आपको ये ऊपर दे रखा है पूरा। यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा न्यू का वो आता है 1.32 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज के बराबर। क्लियर है, तो क्वेश्चन में ये तीन चीजें आपके पास घूम फिर के आएंगी हमेशा। फाई हो जाएगा, के मैक्स हो जाएगा, और तीसरा ये इन दोनों का रिलेशन कि जो टोटल एनर्जी यहाँ पे मिल रही है फोटोन की वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन। अब के मैक्स को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल से इस तरीके से रिलेट करेंगे, ई इंटू वी नॉट। ये घूम फिर के हर क्वेश्चन आपका इन्हीं दो तीन फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दी आपको, के मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स sorry are ejected from a metal surface by ultraviolet radiation of wavelength 1500 angstrom। lambda दे दिया। determine the work function of the metal, phi आपसे पूछा गया है। the threshold wavelength of the metal, lambda th पूछा गया है। and the stopping potential difference required to stop the emission of the इलेक्ट्रॉन्स, वी नॉट आपसे पूछा गया है। तो ये दो चीजें दे के आपसे बाकी सारी चीजें पूछ ली गई है। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है आपसे, एक तो लैम्डा दे रखा है और एक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे रखी है। अपने पास फॉर्मूला पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई। ये होता है, फाई निकालना है तो अपने को पहले ई चाहिएगा, और ई तो अपने को पता ही है क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा के बराबर। लैम्डा आपको दे रखा है, ये हो जाएगा 12,400 बाय लैम्डा इज 1500 एंगस्ट्रम में, ये सीधा सीधा रख सकते हैं। ये आपको मिलेगा यहाँ से 8.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। तो ई आपको मिल गया 8.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई मिल गया, के मैक्स पता है तो यहाँ से 5 मिल जाएगा। दिस 5 विल बी ई माइनस के मैक्स विच बी इक्वल टू 8.29 माइनस 3 विच इज 5.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आपको 5 मिल गया। अब 5 मिल गया तो थ्रेशोल्ड, फिर ये वेवलेंथ मिल जाएगी क्योंकि फाई होता है एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो यहाँ से आपको लैम्डा थ्रेशोल्ड मिल जाएगा 12,400 डिवाइड बाय 5 फाई विच इज 5.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये आपको लैम्डा मिलेगा एंगस्ट्रम में, कितना मिल जाएगा ये आंसर, दिस विल बी 2349.9 एंगस्ट्रम। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और क्या पूछा था आपसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछ रखा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अपन जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग लिखा जाता है ई इंटू वी नॉट। तो यहाँ से वी नॉट कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय ई, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आंसर आएगा 3 वोल्ट्स। तो 3 वोल्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है बात, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वी आपको कैलकुलेट करना है। If the work function of the target material is 1.24 electron volt
and the wavelength of the incident light is 4360 angstrom. What regarding potential is necessary, retarding potential is necessary to stop the emission? V नॉट आपसे पूछा गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछा गया है। फिर से आसान सा सवाल है, क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी है। तो अपने को एक बार एनर्जी मिल जाए, वर्क फंक्शन पता है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वहां से वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिए अपन लिख सकते हैं यहाँ से फाई ऑलरेडी गिवन है, तो फाई तो हटाओ। अपन लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन ई कितना होता है, एच सी बाय लेमडा के बराबर। सारी चीजें गिवन है, 12400 डिवाइड बाय लेमडा एंगस्ट्रम में रखना चाहिए, दे रखा है। कितना आ जाएगा ये, 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, ये आ गया 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, 2.85 माइनस फाइव दे रखा है 1.24, ये आपको मिलेगा यहाँ से कितना, 1.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। काइनेटिक एनर्जी आ गई। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहाँ से आपको वी मिल जाएगा √2 m के बराबर। सारी चीजें गिवन है, तो √2 इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻³ kgs इंटू के 1.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 करके जूल में लिखना पड़ेगा। फाइनल जो वी आपको यहाँ से मिलेगा वो कितना मिल रहा है, आंसर देख लेते हैं। ओके, मेरे पास आंसर नहीं है वेलोसिटी का, तो आप देख लीजिएगा कितनी वेलोसिटी आती है यहाँ से। वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे। और फिर जो लास्ट आपसे पूछा गया है वी नॉट, वी नॉट अपन जानते हैं किसका करस्पॉन्डिंग होता है, कितनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे बन रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वही मैक्सिमम है, उसके करस्पॉन्डिंग अपन लिख सकते हैं। तो 1.61 शुड बी इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। यहाँ से आपको वी नॉट कितना मिल जाएगा, 1.61 वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इधर से आपको बचेगा 1.61 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिटरमाइन द प्लैंक्स कांस्टेंट h if photoelectrons emitted from a surface of a certain metal by light of frequency nu आपको दे रखा है 2.2 into 10⁻15 hertz are fully retarded by a reverse potential v naught आपको दे रखा है 6.6 volt and those ejected by light of frequency, अच्छा ये दो चीजें दे रखी है, तो nu2 आपको दे रखा है 4.6 into 10⁻15 hertz। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है 16.5 वोल्ट्स। ठीक है, ये वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, क्योंकि पोटेंशियल दे रखा है वोल्ट्स में। ओके, तो ये आपको दो चीजें दे रखी है, पूछा है एच बताइए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। तो ऑब्वियसली एच पूछ लिया तो अपन वो 12400 वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें तो एच की वैल्यू अपन लेके चलते हैं ऑलरेडी। तो कुछ और देखते हैं, कुछ और क्या होता है। एक गिवन मेटल यहाँ पे दे रखा है फॉर सर्टेन मेटल, दो चीजें, तो मेटल सर्टेन है मतलब फाई दोनों केसेस में सेम हो गया, क्योंकि फाई मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो फाई दोनों में अगर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ पहले केस में जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो किसके बराबर हो जाएगी, 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, इसमें बराबर हो जाएगा ये। और हम ये भी जानते हैं भैया कि अगर E लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसको H इंटू न्यू के बराबर, क्योंकि यहाँ पे न्यू में दे रखा है, इक्वल टू 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर E इंटू वी नॉट, ये लिखा जा सकता है। तो E को मैंने H न्यू लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को E इंटू वी नॉट लिख लिया। अब अगर ये दोनों के लिए मैं लिखता हूँ 1 और 2 के लिए, तो क्या क्या लिखा जा सकता है। अगर दोनों को अपन लिखें फॉर 1 तो लिखूंगा H इंटू न्यू 1 इज इक्वल टू 5 प्लस E इंटू वी नॉट 1। ठीक है, ऐसे अगर दूसरे के लिए लिखूंगा तो H इंटू न्यू 2 इज इक्वल टू 5 प्लस E इंटू वी ओ 2, ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे 5 हट जाएगा, तो 2 माइनस 1 कर देते हैं। 2 माइनस 1 करेंगे तो इधर से बचेगा न्यू 2 माइनस न्यू 1 इंटू एच इज इक्वल टू, इधर से कितना बचा, ई कॉमन आ गया, VO2 माइनस VO1। बस यहाँ से एच निकालना है आपको, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। VO2 माइनस VO1 डिवाइडेड बाय ये इंटू ई डिवाइडेड बाय न्यू 2 माइनस न्यू 1। सारी वैल्यूज पता है, VO2 दे रखा है 16.5 लिख लो,
माइनस VO1 दे रखा है 6.6, E पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, न्यू1 दे रखे हैं आपको 4.6 और 2.2, 10⁻15 के उसमें दे रखे हैं ऑर्डर में। बस यहाँ से आप फाइनल आंसर अपना बता सकते हैं। आंसर जो आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा 6.6 इंटू 10⁻34। ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा जूल सेकंड में। ठीक है, तो कुल मिला के यही 2-3 इक्वेशन से यही घूम फिर के आपके सारे क्वेश्चंस में काम आने वाली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, व्हेन अ सरफेस इज इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, लैम्डा आपको दे रखा है 4950 एंगस्ट्रॉम, a photocurrent appears which vanishes if a retarding potential greater than 0.6 volt is applied। तो V नॉट आपको दे दिया 0.6 stopping potential। When a different source of light is used, it is found that the critical retarding point is changed to 1.1 volts। तो दूसरे केस में ये हो गया 1.1 volts, तो ये 1 हो गए। Find the work function of the emitting surface, phi आपको निकालना है, and the wavelength of the second source, lambda 2 भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। If the photoelectrons after emission from the surface are subjected to a magnetic field of 10 Tesla, what changes will be observed in the above two retarding potentials। ठीक है, इस पे बाद में आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला चीज बाद में देखते हैं, पहले अपन लैम्डा 2 और फाई देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाला जाए? तो भैया सीधा सा तरीका है, अपन जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो होती है एच सी बाय लैम्डा के बराबर। फाई दोनों केसेस में सेम रहेगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसको देखते हैं अपन। पहले लिखते हैं फर्स्ट के लिए एनर्जी E1, तो इसको लिखूंगा 12400 डिवाइड बाय लैम्डा 1 दे रखा है 4950 एंगस्ट्रॉम। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज E1। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्स 1 के लिए केस में निकालना है तो वो होता है E इंटू V01। कितना हो जाएगा ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखता हूँ तो हो जाएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि V01 दे रखा है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ से मेरे को फाई मिल गया। फाई कितना मिल जाएगा? E1 माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1, कितना है आंसर? 2.51 माइनस 0.6, ये आपको मिलता है 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। तो फाई आ गया 1.91। इस फाई को आप दूसरे केस में भी यूज कर सकते हो। तो दूसरे केस में अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो तो वो दे रखा है 1.1 इंटू ई, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये आ गया। इस केस में अगर आप E2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स 2। E2 होता है बाय लैम्डा 2 से लिख सकते हैं इक्वल टू 5, अभी आपने कैलकुलेट किया 1.91, ये आपने लिखा 1.1, यहाँ से आप निकाल सकते हैं लैम्डा 2। लैम्डा 2 जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर यहाँ से आपको मिलेगा 4129.9 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब आपसे पूछा गया कि अगर यहाँ पे if the photoelectrons are subjected to a magnetic field of 10 Tesla, what changes will be observed in the above two retarding potentials? क्या पोटेंशियल पे कोई चेंजेस मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो भैया हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो कोई वर्क डन नहीं करता चार्ज पे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। हमेशा जब चार्ज को मोशन देना होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे पाता है, उसको रोकना या उसको इंक्रीज करना वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कर पाता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वर्क डन नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया वहां मैग्नेटिक फील्ड के होने या ना होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना पोटेंशियल चाहिए वो चाहिएगा ही, आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओ चाहे मत लगाओ। ठीक है, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, इफ वेवलेंथ of the light incident on a photoelectric cell be reduced from lambda 1 to lambda 2। ठीक है, तो lambda 1 is more than lambda 2 क्योंकि reduce कर रखा है। then what will be the change in the cutoff potential? cutoff potential पे क्या changes आ जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया अगर lambda 1 और lambda 2 ये दो चीजें आपको दे रखी हैं,
तो हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन तो एक मेटल के लिए सेम होता है, लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी कम होगी, है ना, लैम्डा जिसका ज्यादा उसके लिए एनर्जी कम। वर्क फंक्शन है सेम, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम लिखी जाती है वो कितनी लिखी जाती है, E माइनस फाइव के हिसाब से। जिसके लिए E ज्यादा होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए ज्यादा हो जाएगी, तो K मैक्स फॉर 2 इज मोर देन K मैक्स फॉर 1। क्लियर बात, क्योंकि E2 इज मोर देन E1, तो ये मिल जाएगा। अच्छा, K मैक्स जो लिखा जाता है वो E इंटू वी नॉट के करस्पॉन्डिंग लिखा जाता है, तो यहां से समझ में आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, सेकंड के लिए ज्यादा होगा 1 से। मतलब आप अगर वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा गया, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कैथोड ऑफ अ फोटो सेल एंड द स्टॉपिंग वोल्टेजेस आर मेजर्ड फ्रॉम लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, from the data given below determine the work function of the metal of the cathode and the value of universal constant Hc by E। इन दो की वैल्यूज आपको यहां से कैलकुलेट करनी है। दो स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग दो वेवलेंथ हैं आपको दे रखे हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आसान सा तरीका है, एक में यूज करो फिर दूसरे में यूज करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि वर्क फंक्शन दोनों के लिए सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है वो कितनी हो जाएगी, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव के बराबर। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव के बराबर। और हम ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग होती है, ई वी नॉट। तो ये जो इक्वेशन है वो कैसा लिखा जा सकता है, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव के बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं वी नॉट को लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, दिस वी नॉट विल बी एच सी बाय ई लैम्डा माइनस फाइव बाय ई के बराबर। क्लियर है। अब अगर अपने को यहाँ पे दो इक्वेशंस बना सकते हैं इन दोनों को मिला के अपन, लैम्डा और वी नॉट को मिला के, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन, ऐसा अपन सब्ट्रैक्ट अभी से कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एच सी बाय ई लैम्डा टू माइनस फाइव बाय ई माइनस एच सी बाय ई लैम्डा टू माइनस फाइव बाय ई। तो फाइव बाई वाली चीजें तो कैंसिल हो गई, बचा के आपके पास खाली एच सी बाय ई वन बाय लैम्डा टू माइनस वन बाय लैम्डा वन। दिस इज वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन। तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्या आपको निकालना था यहाँ से, आपको पूछा था एच सी बाई ई की वैल्यू, तो एच सी बाई ई यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस एच सी बाई ई विल बी वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन इंटू लैम्डा वन लैम्डा टू एलसीएम लेके डिवाइड बाय लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू। ये आपका आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपको यहाँ गिवन है, एक को वन, ये लैम्डा वन हो गया, लैम्डा टू हो गया, दिस इज वी नॉट टू, दिस इज वी नॉट, सॉरी वी नॉट वन एंड वी नॉट टू। ये वैल्यूज आपके पास हो गई, वहां पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल रहा है आपको 1.44 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये आपको फाइनल आंसर यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया था क्या, एक तो ये निकाल लिया, दूसरा आपसे पूछा था वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, फाई भी आपसे पूछा गया है। तो फाई यहां से देख लो, यहां से आप फाई देख सकते हैं। ठीक है, तो फाई कैसे हो जाएगा, फाई लिख सकते हो आप, दिस फाई विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस ई वी नॉट के बराबर। ठीक है, ऐसा आंसर आप निकाल सकते हैं अपना, सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी। क्लियर, अच्छे से, चलिए तो ठीक है, आई गेस यहाँ तक सारी बातें आपकी हो गई हैं। जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ, जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है वो आएगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। ये आपके पास आंसर आएगा। और एच सी बाई ई अभी आपने कैलकुलेट किया था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक ई मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो एच सी बाई ई आपके पास ई, और ई बाय लैम्डा आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। या पैसा ना करके इस ई को यहाँ से हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/e, और यहाँ भी आ जाएगा एक ई, ऐसा। तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एच सी बाई ई अभी आपने कैलकुलेट कर रखा है, लैम्डा आप कोई भी एक यूज कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वी नॉट यूज कर रहे हैं,
उसका करस्पॉन्डिंग 5/E आपको जूल में मिलेगा, इंटू ई, सॉरी 5/E वोल्ट्स में मिलेगा, इंटू ई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपके पास आंसर आ जाएगा 2.3। ठीक है, करके देख लो, आप आंसर इसमें आराम से मिल जाएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। A low intensity ultraviolet light of wavelength this, लैम्डा आपको दे रखा है यहाँ पे 2271 एंगस्ट्रॉम, irradiates a photocell made of molybdenum metal. If the stopping potential is 1.3 volts, find the work function. Will the photocell work if the irradiated by a high intensity red light of wavelength this? क्या फोटोसेल वर्क करेगा अगर आपने वेवलेंथ बढ़ा दी है तो? ये दो चीजें आपसे पूछी गई है। तो अब बार बार अपन नहीं सॉल्व कर रहे। एच सी बाय लैम्डा इज ई, ई कहाँ कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज ई वी नॉट प्लस फाई के केस में ऐसा चला जाएगा। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज एनर्जी ऑफ द फोटोन, दिस इज वर्क फंक्शन। हम जानते हैं बार बार फॉर्मूला, सारी चीजें यहाँ गिवन है, यहाँ से आपको फाई मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फाई मिल गया तो फाई शुड बी इक्वल टू एच सी बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऐसा होता है। तो यहाँ से आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और वो चेक कर लेंगे कि अगर ये जो वेवलेंथ आती है, मैं आपको चलिए आंसर दे देता हूँ, आंसर क्या क्या आ रहे हैं इसके। जब आप ई निकाल रहे हैं तो ई आ रहा है आपके पास 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अपन जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल जाएगी आपको, यहाँ से 1.3 वोल्ट दे रखा है तो दिस विल बी 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको यूज करके जो फाई आएगा आपके पास, वो फाई आ रहा है 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ तक मिल गया। अब इस फाई को जो आप यूज करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने के लिए, या आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकाल दें। तो एच सी बाय लेमडा डैश आप ये कर सकते हैं। इफ दिस एनर्जी इज लेस देन फाई, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी है वो फाई से कम है। ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इससे कंपेयर करके भी कर सकते थे। दोनों ही तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जैसा भी आपको ठीक लगे। क्लियर है? तो आंसर आएगा कि दी एनर्जी इज लेस देन फाई, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पे नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। इस लेक्चर के साथ अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइम पे, जिसमें अपन बात करेंगे कि मैटर वेव्स क्या होती हैं, वेवलेंथ क्या क्या होंगी, रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, इन सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।